सेक्शन में साथों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए एक ऐसा पूरा संभावित एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर साथों देखेंगे जो आपके पहले दिन के लिए साथों सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि पहले दिन और पहली शिफ्ट में कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपको बताने आया हूं। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीटली तौर पर खत्म करेंगे, यानी कि पूरा निचोड़ देखेंगे पूरे सिलेबस का। तो हिंदी भी होगी, जीके जीएस करंट अफेयर भी होगी और रीजनिंग भी होगी और साथियों मैथ्स भी होगी। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं साथियों, हिंदी के सबसे पहले मैं आपको पूरे के भी सवाल कराऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप टारगेट ये करिएगा कि इसमें से कम 11 से 12 सवाल आपके बिल्कुल सही होना चाहिए और हर हालत में साथियों इतने सवाल सही होना चाहिए। इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम सवाल आपके सही नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। तो प्रशंसा कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा साथियों प्रशंसा की अगर बात करें जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। कहने के शुक्ल का साथियों विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए, अगर यहां पर नीला लिखा हुआ है, मान लीजिए नीला लिखा है, तो अगर नीला का विलोम पूछा जाए तो आपको साथियों पीला बताना है। नीला का विलोम पीला हो जाएगा। अगर पीत का विलोम पूछा जाए तो अपीत आपको बताना है, पूछा जा सकता है। अगर श्वेत का विलोम आपसे पूछा जाए साथियों तो आपको श्याम बताना है। लेकिन अगर आपसे शुक्ल का विलोम पूछ लिया जाए तो साथियों आपको कृष्ण बताना है। तो सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि पापड़ बेलना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो पीछे पड़ना, बेकार जीवन बिताना, बहुत श्रम करना, बिल्कुल साथियों बहुत श्रम करने को कहा जाता है कहीं ना कहीं पापड़ बेलना। उसके बाद देखिए एक शब्द दे रखा है कुलीन। तो कुलीन के लिए साथियों जो एक वाक्य होगा पूरा वो कौन सा होगा मुझे बताइए। देखिए, अगर हम यहां पर साथियों बात करते हैं जो क्षमा के लायक हो, जो क्षमा के लायक होता है उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको क्षम्य कहा जाता है। छात्रावास में रहने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? अंतावासी कहा जाता है। क्या? अंतावासी कहा जाता है साथियों छात्रावास में रहने वाले को। जो अच्छे कुल में जन्मा हो साथियों उसको क्या कहा जाता है? उसको ही कुलीन कहा जाता है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो विदेश में रहता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग साथियों अप्रवासी कह सकते हैं। तो जितने मैंने आपको बताए हैं इतने आप लोग कम से कम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज अंताक्षरी की प्रतियोगिता नहीं होगी। आज अंताक्षरी की प्रतियोगिता या अंत्योष्टि या अंत्योदय, यानी कि यहां पर कौन सा शब्द आएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा अंताक्षरी आएगा। और अंतराक्षरी कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए साथियों एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो यहां पर साथियों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों और आप लोग बताइएगा कि आपके सवाल का जवाब क्या होगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को साथियों क्या कहा जाता है? आदित्यका कहा जाता है। तो आदित्यका कौन से ऑप्शन में? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अच्छा, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को। जो ढका ना गया हो उसको क्या कहा जाता है? आगत पतिका उसको कहा जाता है जो ढका ना गया हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, इसमें दिक्कत की अगर बात करें या कैसे क्या है? गुरुजनों पर रखनी चाहिए श्रद्धा, सब कुछ बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो उन्मीलित कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ उन्मीलित ऐसे लिखा जाता है। जूतियों में दाल बांटना, इसका मतलब क्या होता है? तो साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना या उपाय करना। तो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाता है तो उसको कहा जाता है जूतियों में दाल बांटना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि आंख का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आंख को पता, देखिए लोचन कहते हैं, अक्षी कहते हैं, चक्षु कहते हैं साथियों, और दृग भी कहा जाता है। यह नहीं साथियों, यहां पर दृग लिखा होना चाहिए क्योंकि दृग, लोचन, नयन ये सब आंख के ही पर्यायवाची होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अंबु की अगर बात करें, अंबु का मतलब क्या होता है साथियों? जल होता है। धनुष की अगर बात करें, धनुष का मतलब क्या होता है साथियों? धनुष का मतलब राक्षस होता है। ये सारी जानकारी आपको साथियों याद रखना है।
उसके बाद देखिए कह रहे कि चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द सातों चतुर्भुज होता है। क्या होता है, चतुर्भुज होता है। अगला सवाल खाली जगह वाला सवाल है, कह रहे कि हमारे गांव में एक तालाब की स्थापना, तालाब की स्थापना थोड़ी ना होती है, घर की स्थापना भी नहीं होती है, निर्माण होता है, दुकान की स्थापना, मंदिर की स्थापना होती है, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, भारत में अनेकों राज्य हैं, रेखांकित शब्द कौन से कारण से वाक्य अशुद्ध है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, भारत में अनेकों राज्य हैं ये नहीं होना चाहिए था, भारत में अनेक राज्य हैं ये होना चाहिए था, यानी कि ये जो बहुवचन हो गया है इसका ये एक वचन होना चाहिए था। तो मैं कहूंगा यहां पर वचन संबंधी गलती होगी, बहुवचन की जगह एक वचन यहां पर आएगा, अनेक शब्द आएगा अनेकों की जगह पर। उसके बाद देखिए, वकीलों ने कागजात की दर्शन की, सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया या जांच की, तो कागजात की साथ जांच होती है, तो वकीलों ने कागजात की जांच की ये होना चाहिए था। उसके बाद देखिए करके जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो यहां पर अगर बात करें उसको तो साथियों पारदर्शी कहा जाता है, जिसके पार देखा जा सके, ठीक है ना, जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, तो देती है थोड़ी ना आना चाहिए, देता है आना चाहिए, तो दिक्कत साथियों तीन वाले में है, तो तीन आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए इंद्र का आपसे पूछा जा रहा है समानार्थी शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो इंद्र के तो बहुत सारे समानार्थी हैं, लेकिन इसमें से अगर बात करें तो वासव शब्द जो है ना ये इंद्र का ही साथियों समानार्थी है। उसके बाद देखिए पानी फेर देना, किसी भी काम में पानी फेर देना, जवाब न देना, संभाल लेना, बुरा भला कहना, बिगाड़ देना, यानी कि काम बिगाड़ने को कहा जाता है। भाई तुमने तो बिल्कुल पानी फेर दिया। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रही कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथों उसको अनाहूत कहा जाता है, जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि कई सौ वर्षों तक भारत की बेड़ियां पड़ी रहीं, तो कई सौ वर्षों तक भारत, यहां पर एक खाली जगह है उसमें आपको बताना है कि यहां पर कौन सा शब्द आएगा। तो कई सौ वर्षों तक भारत के गले में बेड़ियां पड़ी नहीं, भारत के पैरों में बेड़ियां पड़ी नहीं, शरीर में या माथे पर, मैं कहूंगा शरीर भी नहीं होगा, माथे भी नहीं होगा, पैरों पर होगा, यानी कि कई वर्षों तक भारत के पैरों में बेड़ियां पड़ी रही, ये होगा साथियों पूरा शुद्ध वाक्य। तो 20 सवाल साथियों आपके हो चुके हैं। कितने सवाल आपके सही रहे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम लोग साथियों जीके के और करंट अफेयर के 20 सवाल देखेंगे, इसमें से लगभग कम से कम 9 से 10 स्कोर आपका आना चाहिए, इससे कम आपको नहीं सही करना है, इससे ज्यादा ही आपको सातों सही करना होगा, ठीक है ना। चलिए तो पहला सवाल जीके जीएस का आपकी स्क्रीन पर है, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो बिना कहे साथियों आप लोग लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या होता है, जनगण मन होता है। इसको सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कलकत्ता में सबसे पहले गाया गया था और 1911 में इसको गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, मैं कहूंगा शक संवत पर आधारित है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो रण उत्सव की अगर बात करें साथियों ये गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है मुझे बताइए। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहने के बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है बताइए। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बरगद की अगर हम बात करते हैं तो बरगद ही तो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। अगला देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु आपका अगर जवाब है तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो गंगा नदी के तट पर साथियों स्थित कौन सा नगर होगा, ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए साथियों देखिए आपकी जो है ना ये रोज क्लास होती है, तो रोज अगर आप आ सकते हैं साथियों तो अच्छी बात है, आ जाइएगा, है ना।
लेकिन अगर नहीं आ सकते साथियों तो ये वीडियो अपलोड हो जाती है, आप साथियों इसको डेली देखा करिए, ठीक है ना। चलिए, तो कानपुर की अगर बात करें तो गंगा नदी के तट पर, पटना भी, वाराणसी भी, लखनऊ की अगर बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साथियों गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जब भी आपको समय मिले तो टारगेट सिलेक्शन यूट्यूब पर सर्च करिए और एसएससी जीडी की क्लास आ जाएंगी, उनको साथियों आप लोग ले लिया करिए। या उसके अलावा चैनल के लोगो पर आप क्लिक करेंगे, इस टाइप का लोगो होगा, उसमें साथियों वीडियो लिखा होगा, वीडियो वाला सेक्शन जो होगा उसमें जाएंगे, आपको लेटेस्ट जो अभी कुछ देर पहले ही वीडियो अपलोड की गई है, डाली गई है यूट्यूब पर, वो आपके सामने आ जाएगी, उसको साथियों आप लोग देख लिया करिए और अपनी तैयारी को मस्त कर लीजिए। क्योंकि जब तक तैयारी तगड़ी नहीं होगी साथियों सिलेक्शन आपका नहीं होगा। इसलिए हर एक चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, डेली क्लास होती है, उन सारी चीजों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में साथियों जाना जाता है? तो क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा लोधी गार्डन्स आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम की अगर बात करें साथियों ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के खेल से संबंधित है। हॉकी आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए कह रहे कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल भी, ये कप भी साथियों, मुगुरुम्मा गोल्ड कप जो है ना, ये भी हॉकी के खेल से ही संबंधित है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल हैं? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में मैं कहूंगा साथियों 5 मंजिल है। 5 मंजिल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, ये एक बार आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान साथियों कौन था? तो पता साथियों कौन था? मैं कहूंगा इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी साथियों? रजिया सुल्तान थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको साथियों याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कहेंगे कि तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो पता साथियों किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उसके बाद साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। कहेंगे उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को साथियों दर्शाता है। फूल, अंकुर, फल, पौधा या बीज। देखिए सबसे पहले किसकी शुरुआत होगी? यार ये शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले तो साथियों बीज आएगा, यानी कि बीज आप जमीन में डालोगे, उसके बाद साथियों क्या उसका अंकुर फूटेगा। तो बीज हो गया, उसके बाद साथियों उसका अंकुर फूटा, उसके बाद वो क्या बन जाएगा साथियों? पौधा बन जाएगा, ठीक है ना। तो बीज हो गया, अंकुर हो गया, पौधा। अब फूल होगा या फल होगा? मैं कहूंगा पहले फूल होगा फिर फल आएगा। तो पहले साथियों क्या हो जाएगा? फूल, और उसके बाद साथियों फल आएगा, यानी कि सबसे अंतिम रूप पे ये आएगा। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा। देखिए सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद अंकुर 2 नंबर पर है और पौधा आपका 4 नंबर पर है और फूल की बात करें 1 नंबर पर है और फिर फल की अगर बात करें तो 3 नंबर पर है। ये क्रम आपको बताना है साथियों कहां पर है। ये क्रम तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 34 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 49 है और फिर सातों 60 है और उसके बाद क्या आ गया? 73 आ गया और फिर सातों 90 आ गया। तो अगला नंबर आपसे ये पूछा जा रहा है सातों कौन सा हो सकता है। देखिए अगर यहां पर हम बात करें कि 34 से 37 हुआ है तो 3 बड़ा है, यहां पर कितना बड़ा है? 5 बड़ा है और यहां पर सातों 7 बड़ा है और 49 से 60 हुआ है मैं कहूंगा 11 बड़ा है। 60 से 73 जो हुआ है सातों यहां पर 13 बड़ा है और अगर बात करते हैं सातों यहां पर 73 से 90 जो हुआ है सातों यहां पर मैं कहूंगा 17 बड़ा है। तो यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा? देखिए
3, 5, 7, 11, 13 है ना, 17। तो अब उसके बाद सातों क्या आ जाए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का ये क्रम है, तो 19 आ जाएगा। तो 90 और 19 कितना होता है, 109 होता है। 109 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि उस पासे का चयन करिए जिन्हें दिए गए पत्रक यानी कि शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये आपके पास एक खुला पासा है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसको बंद करोगे तो क्या ये वाला पासा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, या एक से ज्यादा पासे बनेंगे, ये आपसे कुल मिला के यहां पर सातों पूछा जा रहा है। इसको मैंने बड़ा कर दिया, आपको क्लियरली तौर पर सब कुछ दिखे। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक बात ध्यान रखिए, अगर हम सबसे पहला डिसीजन ये ले कि ये पासा बन सकता है इस पासे से या नहीं, तो कैसे आप चेक करोगे। देखिए एस यहां पर है, एस यहां पर है, इसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत जो है ना वो सातु क्यू है, तो इसका विपरीत यहां पर क्यू नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो वो पासा नहीं बनेगा, उसको कट कर देंगे। टी यहां पर है, टी का विपरीत सातु क्या है, टी का विपरीत यू है, ठीक है, टी का विपरीत यू भी हमें यहां पर नहीं दिख रहा है। पी की अगर बात करें, पी का विपरीत सातु आर है, तो आर भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला ए वाला पासा बन जाएगा। ठीक है, अब बी वाले की अगर बात करें तो देखिए क्यू है, क्यू का विपरीत सातु क्या है, क्यू का विपरीत यहां पर एस है, नहीं दिख रहा है। टी की बात करें, टी का विपरीत यू है, नहीं दिख रहा है। आर की बात करें, आर का विपरीत पी है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा, बी भी लिख दिया। सी की बात करें तो क्यू लिखा हुआ है, क्यू का विपरीत सातु एस है, ठीक है, एस नहीं दिख रहा है। आर की अगर बात करें, आर का विपरीत पी है, नहीं दिख रहा है। यू की बात करें, यू का विपरीत टी है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी सातु बन जाएगा। इसकी अगर बात करें आर की, तो आर का विपरीत सातु पी है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यू की बात करें, यू का विपरीत टी है, नहीं दिख रहा है। एस की बात करें, एस का विपरीत सातु क्या है, क्यू है, नहीं दिख, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। तो मैं कहूंगा कौन सा सही होगा, यहां पर सातु डी भी आप लोग लिख लेंगे, यानी कि ये चारों पासे बन सकते हैं, ये आपको सातु ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सातु क्या कहा जा रहा है, देखिए इस सवाल को और आप लोग बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। चलिए, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, कह के सभी नेता पुरुष हैं। तो जितने भी नेता हैं, मान लेते हैं सातु ये नेता हो गए, और सभी नेता सातु कौन हो जाएंगे, सभी नेता पुरुष हो जाएंगे। और कुछ विद्यार्थी नेता हैं, कुछ विद्यार्थी नेता हैं या कुछ नेता विद्यार्थी हैं, बात एक ही है। तो सातु देखिए कुछ नेता हमने यहां पर क्या बना लिए, विद्यार्थी बना लिए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, बिल्कुल कुछ विद्यार्थी पुरुष है, इतने विद्यार्थी पुरुष हो जाएंगे, सही हो जाएगा। सभी नेता विद्यार्थी हैं, सभी नेता विद्यार्थी नहीं है साथियों, कुछ नेता विद्यार्थी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण करेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर खाली जगह एक्स, एल खाली जगह जी। ये सही नहीं लिखा हुआ साथियों, मैं थोड़ा सा आपको सही तरीके से यहां पर बता देता हूं। देखिए आर है, उसके बाद खाली जगह है, और फिर एक्स है ना, और फिर सातों एल है, और फिर एक बार खाली जगह है, फिर क्यू है, फिर दो बार खाली जगह, और फिर सातों एक्स है। उसके बाद फिर खाली जगह है, फिर पी है, और फिर क्यू है, फिर खाली जगह है, फिर ई है, और फिर खाली जगह है, फिर एल है, और फिर सातों पी है, और फिर एक खाली जगह है। तो आपको इसको पूरा करना है। सबसे पहले इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 सातों यहां पर है। तो मैं कहूंगा 6 का पेयर बनना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए अंत में क्यू आ रहा है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी क्यू आ जाएगा। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, यहां पर देखिए तीसरे नंबर पर एक्स है, यहां पर भी तीसरे नंबर पर एक्स है, तो यहां पर भी तीसरे नंबर पर एक्स ही आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए अंत में क्या है, ई एक्स एल पी क्यू, तो ई एक्स ये ई आ जाएगा, ई एक्स एल पी क्यू,
और यहां पर क्या आ जाएगा EXLPQ, यहां पर R है तो यहां पर R लिख लीजिए और यहां पर भी R लिख दिए, सारे आपने लिख दिए। अब बचा क्या, आपने देखिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने E लिखा है, आपने P लिखा है, आपने RE लिखा है, आपने L लिखा है, आपने RX लिखा है, आपने Q लिखा हुआ है। तो ये कौन से ऑप्शन में साथों लिखा हुआ है देखकर जरा बताइए। EPRELRXQ ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहने के 6 मित्र हैं ABCDEF, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके सातों बैठे हुए हैं। तो कितने लोग हैं सातों? 6 लोग हैं। 6 लोग की हमने यहां पर बैठने की जगह बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि E और C के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। D जो है ना ये A और F के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि E के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ A। तो सबसे पहले इसको ही सातों तैयार कर लीजिए, है ना। ई को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं साथों, ई को कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए ई हमने यहां पर बैठा दी। ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ? ए बैठा हुआ है ना। उसके बाद साथों कहा जा रहा है कि ई और सी के बीच में, या इसको अगर देखें साथों ए और एफ के बीच में डी है तो ए ये हो गया, एफ यहां पर हो जाएगा। ए और एफ के बीच में साथों डी है तो बिल्कुल ए और एफ के बीच में डी है, ये आपका ई है। यहां पर कहा जा रहा था कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? एफ के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन है? तो एफ के ठीक दाईं ओर यानी कि यहां पर। तो मैं कह सकता हूं साथियों अभी हमें यहां पर हमें और नंबर बढ़ाना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। कह रहे कि ई और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे। अच्छा एक काम देखिए, अगर हम ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठा लेंगे तो साथों ई तो सबसे बाईं तरफ आएगा ना। तो एक काम करिए, इस 2 को यहां से हटाइए, 2 जगह यहां पर साथों आप बना दीजिए, क्योंकि ई ये हो गया और सी ये हो गया। बीच में देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4, और यहां पर भी यही कहा गया है कि ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहे कि ए और एफ के बीच में डी है, तो देखिए ए और एफ के बीच में डी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि ई के दाईं ओर ठीक बगल में ए बैठा हुआ है, तो ई के ठीक दाईं ओर बीच में बगल में ए बैठा हुआ है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठे, यानी कि यहां पर कौन बैठेगा? अरे भाई 6 लोग थे, 5 लोग आपने बैठा दिए, बचा कौन? बी बचा, तो बी सिर्फ यहां पर आएगा। तो एफ के दाईं ओर बगल में कौन बैठा हुआ? मैं कहूंगा बी बैठा हुआ। बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि FRY को 147 लिखा जाता है, CROP को 208 लिखा जाता है, तो साथों उसी प्रकार म्यूजिक को क्या लिखा जा सकता है? फटाफट आप लोग बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथों, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ FRY और इसको लिख दिया है 147, तो अगर F आता है 6 पर, R आता है 18 पर, Y आता है 25 पर, अगर इसको हम जोड़ भी लेंगे तो 147 नहीं आ सकता, और अगर गुणा करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जरा एक बार जोड़ कर देखिए साथों कितना आता है यहां पर। तो कितना हो जाएगा? 24 और 25 यानी कि 49 हो जाएगा। 49 हो गया। अच्छा अगर 49 की गुणा हम 3 से करा दें तो हमें साथों ये 147 मिल जाएगा। 49 की गुणा अगर 3 से करा दें, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब दूसरे का देखते हैं साथों, जैसे यहां पर लिखा हुआ CROP, इसको क्या लिखा गया है? 208 लिखा हुआ। जरा इसका भी प्लेस वैल्यू लिखिए, 3 18 15 और साथों 16। इसको भी जरा एक बार आप क्या करिए साथों जोड़िए, देखिए कितना आता है। 3 18 कितना हो जाएगा? या 18 और ये 33 हो जाएगा। 33 हो गया, 33 आपका ये 36 हो जाएगा। 36 और 16 कितना होता है? देखिए जरा, तो ये 9 हो गया 4, यानी कि ये कितना आया साथियों? ये आपका कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही? देखिए जरा, 15 और 18 आपका कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 और 36 हो गया साथियों, सॉरी 36 लिखिए यहां पर। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये आपका साथियों 52 आ जाएगा। तो कुल मिला के 52 आया है। क्या 52 की अगर हम किससे गुणा करें तो 208 आ जाए, है ना। अगर हम देखिए 52 की 2 4 से गुणा करें तो 208 आता है। 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहां पर 3 से आपने गुणा की, यहां पर 4 से आपने गुणा की, क्या यहां पर 5 से करेंगे? देख लीजिए एक बार साथियों। MUSIC अगर बात करते हैं साथियों, इसकी 13 पर आता है, U 21 पर आता है, S 19 पर आता है, I 9 पर आता है, C 3 पर आता है। तो अगर इनको जोड़ें तो ये कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना। 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 और 21 19 जोड़ लीजिए,
25, 21 और 19 सातों जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, 6, 65 हो जाएगा। तो 65 यहां पर आ गया है। अब देखिए 65 की किससे गुणा कराए, 3 से 4 से, तो जाहिर सी बात है 5 से ही गुणा कराना पड़ेगी। तो 5 से इसकी गुणा कराइए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 छंग 30 और 2 32 हो जाएगा। यानी कि क्या ऑप्शन में 325 कहीं पर लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है और मुझे मिल चुका है साथों 325 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 58 वर्ष है। ठीक है, कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था साथियों वो 4:1 था। ठीक है, ये था लिखा हुआ है 4:1 था। पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं, हमें एक चीज यहां पर क्लियरली तौर पर बता दी गई है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है साथियों, 58 वर्ष है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं साथियों और उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है यानी कि 4x प्लस साथियों x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये साथियों आपका 58 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का ये अनुपात था तो ये ऐसे नहीं कर सकते 4 वर्ष पहले, तो फिर तो हम पता सा तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 4x हो गया तो 4 वर्ष पूर्व यहां पर कहा गया है, सॉरी है ना, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात सातों इतना था, है ना। तो अगर हम सातों इसमें क्या, हमें तो अभी वर्तमान की चाहिए है ना, हमें वर्तमान की चाहिए तो इसमें हम घटाएंगे नहीं बल्कि 4 जोड़ेंगे, तो ये पिता की आयु होगी वर्तमान समय की। उसी प्रकार अगर सातों यहां पर बात करें ये पुत्र की आयु है x, है ना, तो इसमें भी सातों हम 4 जोड़ेंगे, तो क्योंकि हमें वर्तमान की चाहिए और वर्तमान की आयु का जो योग है वो 58 वर्ष है। तो आप सातों इसको कैलकुलेट करिए और यहां से आप पिता की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 4x है, तो x का मान निकालकर 4x का मान आपको बताना होगा। तो 4x और x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 58 में से 8 जाएगा, 5 8 इधर आएगा ना माइनस का उधर से हटकर, तो ये 50 हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर मेरे हिसाब से 10 यहां पर आएगा। यानी कि अब सातों पिता की आयु 4x है, x बराबर 10 है, तो 4 गुणा 10 हो जाएगा, यानी कि 40 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो 40 वर्ष जिनका भी आंसर है सातों ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे कि 14 है, 29 है और सातों 57 है और उसके बाद 115 है, उसके बाद सातों 229 है। तो अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है, एक बार मुझे आप लोग बताइए। देखिए अगर हम यहां पर बात करें 14 दूना होता है सातों 28, तो अगर 2 से गुणा कराकर 1 जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार 29 दूना कितना होता है सातों 58 होता है, तो 2 से गुणा कराकर 1 घटाना पड़ेगा। यहां पर 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, यहां पर 2 से गुणा करके 1 घटाना होगा। अब यहां पर अगर बात करें 57 दूना कितना होता है, जरा देखिए 14 हो गया और ये 11 आ गया, यानी कि 114 आ गया। तो 2 से गुणा कराइए लेकिन अब 1 जोड़ना है, यानी कि 2 से गुणा कराकर 1 जोड़ा, 1 घटाया, 1 जोड़ा, तो अब मेरे हिसाब से 2 से गुणा होगी और 1 घटेगा और उसके बाद फिर से 2 से गुणा होगी और 1 जुड़ेगा। तो ये करा लीजिए, 2 से गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, 2 नीम 18 आपका हो गया, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 इसमें जोड़ना है, यानी कि 459 आपका जवाब आना चाहिए। अगर 459 ऑप्शन में तो बिल्कुल सही है और ऑप्शन में भी है 459, ऑप्शन नंबर बी वाले में है 459। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जैसे 7 से 342 बनाया गया है उसी प्रकार 9 से सातों यहां पर क्या बनाया जा सकता है, एक बार मुझे बताइए। देखिए मुझे इतना पता है कि अगर मैं 7 का क्यूब कर दूं तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, लेकिन यहां पर तो 342 है, तो सिंपल सी बात है 1 घटा दीजिए। उसी प्रकार 9 की क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो सातों 729 होता है, तो यहां पर क्या करना है, 1 घटा देना है, यानी कि 728 आ जाएगा।
तो 728 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है साथू, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या है। आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं 7:11, यानी कि 7x और 11x के अनुपात में दो संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम समवर्त यानी कि एलसीएम 385 है, उनमें से छोटी संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें x का मान निकालना होगा, फिर हम छोटी संख्या निकाल देंगे। 7x की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं साथू, देखिए ये 7x और 11x का लासा कैसे निकालेंगे। 7x और 11x ये दो संख्या है ना, इनका लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, यानी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और x ये सब आपस में गुणा कर देना है। कितना आएगा? 77x आ जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि इनका लासा कितना, एलसीएम कितना है? 77x है, ठीक है ना। तो 77x एलसीएम है, लेकिन यहां पर एलसीएम तो दे रखा है 385 है। तो मैं कहूंगा यहां से हमें बहुत आराम से x की वैल्यू पता चल जाएगी। और शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि x की वैल्यू हमें निकालना है और उसके बाद छोटी संख्या बड़ी संख्या हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 11 से कट सकता है ये, 11 3 33, 11 5 55, 11 7 70, 7 5 35, यानी कि x बराबर आपका 5 आ चुका है। और हमें क्या निकालना थी? उनमें से छोटी संख्या निकालना थी। छोटी संख्या 7 है, यानी कि 7x का मान आपको निकालना है। तो 7 गुणा x की वैल्यू 5 है, तो 7 5 35 आ जाएगा, यानी कि छोटी संख्या होगी सातों 35। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे सातों? 11x, यानी कि 11 गुणा 5, बड़ी संख्या आपकी 55 हो जाएगी, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों चाल की, देखिए अगर वो चाल 7 की जगह पर अगर 6 चाल से चलता है तो उसको 10 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से कितना समय लगेगा, ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए 10 मिनट की देरी होती है। अगर हम मान लेते हैं साथियों चाल का जो अनुपात यहां पर दे रखा है, वो चाल का अनुपात साथियों कितना दे रखा है? 6:7 दे रखा है। यानी कि 6 की जगह अगर 7 पर चलता है या 7 की जगह पर 6 पर चलता है। अब देखिए सामान्य चाल की, यानी कि 7 जो होगी वो सामान्य चाल हो जाएगी। तो मैं कहूंगा ये जो 7 लिखा हुआ है ये क्या है साथियों? ये सामान्य चाल है ना, ये सामान्य चाल है। क्योंकि तभी तो सातों 7 की जगह अगर वो 6 चाल से चलने लगेगा तभी तो उसको सातों 10 मिनट की देरी होगी। आप सभी को पता है दूसरी चीज कि चाल का अपोजिट होता है सातों समय। यानी कि अगर चाल का अनुपात 6:7 है तो समय का अनुपात क्या होगा? 7:6 होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि जब वो क्या सातु जब वो 7 चाल से चल रहा था तो उसको 6 मिनट लग रहे थे, मान लीजिए 6 लग रहा था। जब वो 6 चाल से चलने लगा तो उसको सातु 7 समय लगने लगा। अच्छा यहां पर कहा जा रहा है, और देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 7 से जो हुआ है ना वो 6 हुआ है, तो 10 मिनट की देरी उसको लगती है। 10 मिनट की देरी लगती है, ये समय का अनुपात ये है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो सातों 10 मिनट हो जाएगा। मैं कह सकता हूं ये 7x मान लेते हैं, ये 6x मान लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना है? 1x है, तो मैं कहूंगा x बराबर सातों 10 मिनट आपका हो जाएगा। समझ गए? तो कह रहे कि उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से कितना समय लगेगा। सामान्य चाल क्या है? ये है साथियों। तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर अगर बात करें, अगर वो इस चाल से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा? उसको 6x का समय लगेगा। तो x बराबर 10 है, 6x यानी कि 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 60 मिनट का साथियों उसको समय लगेगा। और 60 मिनट कहां पर लिखा हुआ है? 60 मिनट तो नहीं, 1 घंटा लिखा हुआ है, तो 1 घंटा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर बस एक चीज ध्यान रखना है कि चाल का जो अनुपात होगा समय का उसका अपोजिट अनुपात होगा। ठीक है ना? एक आध बार और इस सवाल को देखेंगे तो मेरा मानना है आपकी ये सवाल और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत शानदार सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन अर्जित करते। यहां पर दो लोग हैं, एक रूमी है और एक एरिका है।
ठीक है भाई साहब, तो जितने जितने की बात चल रही है उतना उतना कर लेते। रूमी है और कौन है, और एरिका है। रूमी है, एरिका है, और उसके अलावा यहां पर अगर बात करें, यानी कि रूमी जो है ना, ये अरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन पाती हैं। यानी कि अगर अरिका को 100 रुपए वेतन मिलता है तो रूमी को कितना, 40% अधिक मिलेगा, यानी कि 140 मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक वेतन अर्जित करता है। यानी कि एक तीसरा व्यक्ति आ चुका है, सातों चार्ल्स। तो मान लीजिए यहां पर लिखिए सातों चार्ल्स। कहा जा रहा है कि अरिका द्वारा जितना वेतन है उसका 60% अधिक वेतन पाता है, यानी कि चार्ल्स पाएगा 160 अधिक पाता है। तो हमें अभी तक इतना पता चल गया है कि रूमी कितना वेतन पाती है, 140, एरिका कितना वेतन पाती है, 100, चार्ल्स कितना वेतन पाता है, 160। उसके बाद कहा जा रहा है कि चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन, यानी कि चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितना अधिक है। तो मैं कहूंगा सातु कितना, रूमी द्वारा अर्जित वेतन चार्ल्स द्वारा कितना डिफरेंस है इसमें सातु, 20 का डिफरेंस, यानी कि 20 अधिक है चार्ल्स का वेतन। तो इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए सातु 100 से गुणा करते हैं, और 20 बड़ा है, किससे 20 बड़ा है, 160 से थोड़ी ना बड़ा, 140 से बड़ा है, तो 140 आपका नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 से कम 20, 20 सत्ते 140 हो जाएगा। 7 से 100 को कट करोगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 जाएगा, ये 30 हो गया। 7 सत्ते ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 2 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 दूना 14, यानी कि लगभग 14.2 आएगा। लेकिन 14.2 आप देख रहे हो कुछ कई सारे ऑप्शन में है, तो मैं कह सकता हूं सातों, देखिए कितना आ गया, 7 दूना 14, अब 6 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। यानी कि 14.28 कहां पर लिखा हुआ है, 14.28 तो नहीं, 14.29 लिखा हुआ है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। समझ में आया साथियों? चलिए, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के शंकु को पिघलाया गया है। प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले शंकु बता देता हूं साथियों। देखिए क्या बात की गई है यहां पर, ये शंकु आपका हो गया है ना, ये शंकु आपका बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो उसके बाद दूसरी बात कही गई है कि इस शंकु की जो त्रिज्या है वो 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये देखिए ये एक सर्किल हो गया, इसकी ये जो शंकु है ना, ये इसकी जो त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की ये 16 सेंटीमीटर है। कहने की इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं साथियों तो 36 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। कहने की ये एक शंकु है, इस पूरे शंकु को पिघलाया जाता है और इस पूरे शंकु को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं। तो कहने के कितने गोले बनेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, उस गोला जो बनाया जाएगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, ये बात यहां पर बता दिया गया है। देखिए अगर कभी भी आपके सामने दो चीजें ऐसी आए कि भाई शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, तो कहने का मतलब यह होगा कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा। ठीक है ना, शंकु का आयतन गोले का आयतन साथियों बराबर होगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों शंकु का आयतन है ना, शंकु का, क्योंकि पिघलाकर वो जो चीज बनेगी वो सेम बनेगी, सेम आयतन में बनेगी। शंकु का आयतन और साथियों गोले का आयतन यहां पर क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों के सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर गोले का जो आयतन होता है ये साथियों 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए पाई से तो पाई आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, 3 से 3 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर। अच्छा, शंकु का आर यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी है साथियों, 16 है, यानी कि इधर आ जाएगा 16 गुणा 16, और ऊंचाई कितनी है साथियों 36 है, तो 36 आ जाएगा, इधर 4 बचेगा। और त्रिज्या गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है साथियों, यहां पर अगर बात करें तो गोले की त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी, यानी कि यहां पर 3 बार 4 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सातों कैलकुलेट करिए। अच्छा, यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि इस प्रकार गोले की संख्या कितनी होगी। मैं कहूंगा अगर आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर है,
तो जब आप इन दोनों को भाग दोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि गोले कितने। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा साथियों इसका 10 आयतन है और 2-2 सेंटीमीटर के इसमें कितने गोले निकलेंगे, तो आप 2 से उसको भाग ही तो करोगे, तभी तो 5 जो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 10 सेंटीमीटर में 2-2 सेंटीमीटर के 5 गोले निकलेंगे। तो इसको भी इससे साथियों आप भाग दे दीजिए साथियों। चलिए, और बराबर लगाए तो वो तो वैसे ही कट जाएगा। देखिए अगर 4 से इसको कट करते हैं तो 4 चौक 16 आता है, इस 4 से आपका ये 4 साफ साफ कट जाएगा। उस प्रकार ये भी 4 एकम 4, 4 चौक 16 और इस 4 से साथियों ये 4 पूरा पूरा कट जाएगा। तो सिर्फ यहां पर 36 बचा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों इस प्रकार गोले की संख्या कितनी होगी, 36 होगी। 36 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहने कि एक बैग में 441 रुपए की धनराशि है, उसमें 50 पैसे के, 25 पैसे के और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, जैसे जिनका अनुपात 4:3:2, यानी कहने का मतलब यह है कि कुल पैसे तो उस थैले में 441 हैं। 50 पैसे के जो सिक्के हैं अगर 4 हैं तो 25 पैसे के सिक्के 3 होंगे, 20 पैसे के सिक्के 2 होंगे। तो कह रहे हैं कि मुझे बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो भाई साहब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है, यानी कि आपसे 3x का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप x का मान निकालेंगे, उसके बाद उसकी गुणा 3 से कर देंगे, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। अच्छा, कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए कि भैया 50 पैसे या 25 पैसे 20 पैसे के संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले ये कैसे लिख लेना है, 4x 3x और साथियों 2x। अब यहां पर आपको लिखना है साथियों 4x है। आप देखो 4 के अनुपात में कितने पैसे हैं, 50 पैसे। 50 पैसे 1/2 ही तो होते हैं साथियों, तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, ये लिखा हुआ है 3x, तो ये 3x आपका आ जाएगा बटे 25 पैसे। 1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो साथियों 1/4 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करते ये आपका आ जाएगा साथियों 2x और 20 पैसे। 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 5, तो 1/5 आ जाएगा। अच्छा, आप इन जब सबको टोटल करते हो तो 441 आता है, तो 441 आपका यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व करिए और यहां से x का मान निकालिए और फिर 3 की गुणा x में करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 चौक आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 दूना आपका कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा साथियों, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 2x बटे यहां पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अगले स्टेप की बात करते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं साथियों, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका साथियों 22x हो जाएगा, है ना, 22x हो जाएगा, और ये आपका 2x बटे 5 हो जाएगा। क्या अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो क्या ये हो सकता है, नीचे साथियों 4 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा और प्लस 2x बटे 5 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 की 1 से गुणा कराओगे तो 55x यहां पर आ जाएगा, और 4 की 2 से कराओगे तो 8x यहां पर आ जाएगा, बटे में 4 पंजे आपका 20 आ जाएगा। अच्छा, बराबर जो चल रहा है वो 441 चल रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें तो 8x और 55x कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, ये आपका 63 हो जाएगा। 633x बराबर कितना बैठेगा, 441 गुणा 20 बैठेगा। ये 20 की गुणा इससे हो जाएगी। अब अगले स्टेप में आप इसको कट कर लीजिए साथियों। क्या ये कट होगा, जरा देखिए 3 से क्या कट होगा साथियों, देखिए जरा, मेरे हिसाब से तो कट हो। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 चला जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा साथियों। अब फिर से साथियों x बराबर क्या आ गया, 147 गुणा आपका 20 आ गया, बटे आपका 21 आ गया। अब इसको साथियों 7 से 7 तियां 21, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 से 3 सत्ते 21, तो 20 सत्ते 140 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के x बराबर 140 आया है। तो पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है, तो 3x की वैल्यू आपको बताने, यानी कि 3 गुणा 140 आपका मान कितना साथियों हो जाएगा। तो 14 तियां 42 होते हैं, यानी कि 420 हो जाएगा। मैं कहूंगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 420 हो जाएगा। 420 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों 60 क्वेश्चन तक हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे और मैथ के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है साथियों जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। वो कह रहा है कि भाई पतलून खरीदोगे तो 25% की छूट मिलेगी। कह रहे हैं कि उमेश दुकान में गया पतलून खरीदने, वह छूट के रूप में 500 रुपए साथियों बचा लेता है। यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य 250 रुपए है तो ऐसे करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे। देखिए सवाल को थोड़ा सा अगर आसान बनाए, आपसे कहा गया है कि पतलून का मूल्य कितना है 250 रुपए, यानी कि एक पतलून कितने की है 250 रुपए की। यहां पर कह रहे हैं कि पतलून पर 25% की छूट दी गई, तो देखिए इस पर 25% की छूट दी गई तो कितने रुपए की छूट दी गई ये जरा देखकर मुझे बताइए, है ना। तो 250 का 25% निकालिए तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 आपका हो जाएगा, और 4 से अगर इसको कट करोगे तो 4 पंज 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, एक जाएगा 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अभी भी इसमें से 2 बचा है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 62.5 रुपए की छूट मिली, यानी कि अगर 250 रुपए की है और 25 रुपए की छूट दी जाती है तो वो साथियों 62.5 रुपए बचा लेता है। अच्छा यहां पर वो कितने रुपए बचाता है, 62.5 रुपए बचाता है एक पतलून पर, लेकिन कह रहे हैं कि भैया उसने इतनी पतलूनें खरीदी हैं कि उसने 500 रुपए साथियों बचा लिए हैं। तो कह रहे हैं कि उसे ऐसा करने के लिए कितनी पतलूनें खरीदना होंगी। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 500 रुपए बचाए, 500 रुपए को वो बचाता है, एक पतलून पर 62.5 रुपए बचाता है। अगर 500 रुपए उसको बचाना है तो उसको कितनी पतलूनें खरीदनी होगी, मैं कहूंगा 62.5 को इससे भाग दे दो, है ना। आपको पता चल जाएगा, पॉइंट से 0 यहां पर बढ़ जाएगा साथ, तो इसको 5 से कट करेंगे, 5 से कम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और ये आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको कट करोगे तो 5 से कट करोगे 25 आ जाएगा, 5 दूना 10, 200 हो गया, 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, यानी कि उसको 8 पतलून खरीदी होंगी। क्योंकि अब अगर बात करते 8 की गुणा 62.5 से करोगे तो देखिएगा इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका ए है, यानी कि 62.5 की गुणा अगर 500 से करोगे, सॉरी 500 से नहीं, 62.5 रुपए की गुणा अगर 8 से करोगे तो 500 ही आएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके सामने। कह रहे कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इस कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष चाहिए होंगे। 20 पुरुष 48 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 48 दिनों में जो काम कर सकते हैं वही 40 दिन में अगर हमें काम करना हो तो कितने पुरुष चाहिए होंगे। मैं कहूंगा साथियों इतने पुरुष चाहिए होंगे, इतने मेंस चाहिए होंगे, है ना। कितने मेन चाहिए होंगे, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, कहां मेन लिखते हैं। तो 20 से कम 20, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से कट करेगा 24 आ जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों 24 निकला है, यानी कि 24 आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अर्थात 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इस कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए 24 पुरुषों की आवश्यकता होगी। सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद 455 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 30% की अगर छूट दी गई तो जाहिर सी बात है 70% में बेची गई, और 70% में बेची गई तो वो वस्तु 455 रुपए की साथियों जाकर बिकी। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 455 बटा अगर 70 करोगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से इसकी गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 7 से इसको कट करोगे 7 छंग आपका 42 हो गया, 7 पंजे आपका 35 हो गया, 3 चला जाएगा इधर तो 00 आ जाएगा, 00 नहीं 10 आएगा साथियों। तो 650 आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना आएगा साथियों 650 रुपए आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, ठीक है,
तो आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है तो आपको क्या, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सातों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है ना। अंडर रूट में सातों क्या लिखेंगे, एस और एस माइनस ए लिखेंगे, उसके बाद एस माइनस बी लिखेंगे और फिर एस माइनस सी लिखेंगे, ये अंडर रूट में लिखेंगे। अच्छा ये ए बी सी पता क्या है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सातों सी। लेकिन ये एस क्या है सातों, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप, है ना। इसको क्या कहते हैं सातों, अर्ध परिमाप कहते हैं। अच्छा इसको कैसे निकालोगे, ये हम एस मान लेते हैं, इसके लिए भी एक सूत्र होता है। ये कैसे निकालोगे, एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 आ जाएगा। तो ये तो आपको पता है भाई साहब, क्या है ना, 8 प्लस 8 प्लस 12 और बटे 2 आ जाएगा। 8 8 16, 16 और 12 कितना होता है, 18 और 28 हो जाएगा, यानी कि 28 बटा 2 आ जाएगा। तो ये तो 14 आ जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप यानी कि एस कितना निकला है, 14 निकला है। तो अब आप सातों एस की जगह क्या लिख दीजिएगा, 14 लिख दीजिएगा, जैसे कि अंडर रूट में 14 आ जाएगा। एक काम करिए डायरेक्ट करते हैं, एस माइनस ए यानी कि 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 कितना सातों रहेगा, 14 में से अगर आप 8 घटाओगे तो 6 आपका आ जाएगा। फिर से 14 माइनस 8, ये भी 8 है ना, तो फिर से सातों यहां पर 6 आ जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करते एस माइनस सी यानी कि 14 माइनस 12, तो सातों 2 आ जाएगा। समझ गए इतनी बात। देखिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए ये 6 और 6 तो 2 है, तो एक तो यहां से निकल आएगा, तो 6 हमने यहां से निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा सातों, अंदर आपका 2 बचा। ये 14 की अगर बात करें, एक काम सातों करिए, 2 दूना 4 और अंदर क्या बचा सातों, आपका 14 बचा, ठीक है ना। एक काम करिए, इसको 14 ना लिखकर इसको 2 गुणा 7 लिख दीजिए, क्योंकि फिर ये 2 हो गया, 2 बार है, तो फिर ये सातों निकल आएगा 6 गुणा 2 अंडर रूट में 7, यानी कि 6 दूना 12 अंडर रूट में 7 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 12 रूट 7 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। और 12 रूट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको मैं लिख देता हूं सही तरीके से। सबसे पहले अगर बात करें सातों, 27 है भाग 3 है और गुणा 4 है और प्लस 4 है और फिर सातों भाग है और फिर 2 है और फिर ऑफ है और फिर 2। इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है आपका जवाब क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें, 3 के अगर 27 से भागने, 3 नीम 27 हो जाएगा, 9 आ गया, 4 आ गया, प्लस आपका 4 आ गया, भाग आ गया। अब ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, 2 गुणा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल यहां पर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहां पर अगर सातों हम लोग बात करते हैं, 9 गुणा 4 आ गया, प्लस आपका, अरे भाई 4 से 4 कट होगा तो 1 तो आएगा कहीं ना कहीं, तो वो 1 यहां पर आ जाएगा। 9 चौक 36 और 1 सातों कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और 37 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी सातों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के लिए हुबहू वही क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आपसे साथियों पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों हिंदी के आप लोग सवाल देखिएगा, लगभग 20 सवाल। और मैं कहूंगा अगर आप अपने सिलेक्शन को निश्चित तौर पर पक्का करना चाहते हैं तो इन 20 सवालों में से लगभग 11 से 12 सवाल आपको पहले से आते होना चाहिए, यानी कि इतना आपको स्कोर करना है। जीके की अगर बात करें, जीके में भी पूरा अच्छा स्कोर आपको करना, और फिर उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन होंगे साथियों और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप साथियों बिल्कुल टच वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके रियल शिफ्ट होगी, आपका जो एग्जाम होगा। तो साथियों मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, हिंदी को उड़ाना है सबसे पहले, उसके बाद जीके, रीजनिंग और फिर मैथ को धीरे धीरे उड़ाएंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए कि आहार का साथियों विलोम क्या होता है। तो आपका जवाब अगर निराहार है तो बिल्कुल सही है, आहार का विलोम निराहार होगा और निराहार का विलोम आहार होगा। कह रही कि जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, प्राप्त तो नहीं कह सकते, अप्राप्त हम लोग कह सकते हैं। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द अप्राप्त
प्राप्त होता है। कह रहे कि जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, देखिए जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। और जो सब कुछ जानता है उसको सातो सर्वज्ञ कहा जाता है। अगला देखिए, हमने कभी ऐसी, क्या लिखा हुआ है, हमने कभी ऐसी नहीं देखी थी। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, खाली जगह यहां पर एक है, हमने कभी ऐसी युद्ध नहीं देखी थी, ये होगा खाली जगह में, या संग्राम नहीं देखी थी, रक्तपात नहीं देखी थी, या लड़ाई नहीं देखी थी। तो हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी, ये होना चाहिए, ऐसे पूरा वाक्य होगा। अगला देखिए, जिसका ज्ञान कम हो, क्या साथू, जिसका ज्ञान कम हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। मैं कहूंगा उसको अल्पज्ञ कहा जाएगा, जिसका ज्ञान कम हो, है ना। चलिए, अच्छा अनपढ़ शब्द की अगर बात करें, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको अनपढ़ कहा जाएगा, जिसको ना जानते हो आप उसको अनजान कहा जाएगा, है ना। और अज्ञानी की अगर बात करें, जिसको कोई ज्ञान ना हो उसको अज्ञानी कहा जाएगा, और जिसका ज्ञान कम हो उसको अल्पज्ञ कहा जाएगा। तो यह जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। तो यहां पर दिक्कत आपको साथों बताने, दिक्कत आपको कहां पर लग रही है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पौरुषत्व, जो कि गलत शब्द है। अच्छा सही क्या होता है, यह मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखिए आप लोग लिख लीजिए पुरुष, है ना, ये पुरुष हो गया, और फिर साथियों तत्व हो जाएगा। तो ये शब्द सही होगा, पुरुष तत्व गलत हो जाएगा। यानी कि पूरे वाक्य की अगर बात करें, उसने अपना पुरुष तत्व प्रमाणित कर दिया, यह होना चाहिए था। खैर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब साथों क्या होता है मुझे बताइए। वेतु की बात करना नहीं, बुरी राय देना, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, बिल्कुल साथों पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, इसको हम लोग कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा। यानी कि आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, इस कक्षा का निर्माण रोटी क्लब की सौजन्यता से हुआ। तो ये जो आपको अंडरलाइन वाले दिख रहे हैं साथों शब्द, इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। देखिए इस कक्ष का निर्माण रोटी क्लब का सौजन्य से हुआ है, इस कक्ष का निर्माण रोटी क्लब के सौजन्यता से हुआ है, इस कक्ष का निर्माण रोटी क्लब के सौजन्य से हुआ है। तो ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, सौजन्यता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इस कक्ष का निर्माण रोटी क्लब के सौजन्य से हुआ है, ये आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि विषाद कैसे लिखा जाता है। तो विषाद ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मूक का विलोम सातु क्या हो सकता है मुझे बताइए। मूक का मतलब सातु क्या होता है। अगर हम बात करते हैं साथियों, जो एक तरीके से मूक के विलोम की अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं वाचाल इसका विलोम हो जाएगा। मूक का विलोम वाचाल, और वाचाल का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, मूक हो जाएगा। उसके अलावा साथियों खगोल शब्द दे रखा है, खगोल का विलोम अगर आपसे पूछे तो भूगोल आपको बता देना है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सा परिणय का समानार्थी नहीं है। यानी कि परिणय का कौन सा समानार्थी है। देखिए अगर हम बात करते हैं परिणय का मतलब साथियों हम लोग शादी भी कह सकते हैं, विवाह भी कह सकते हैं, और उसके अलावा पाणी ग्रहण भी कह सकते हैं, लेकिन पाणी गृहीता नहीं कह सकते हैं। तो कुल मिला के परिणय का अर्थ ये नहीं होगा, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। तो जो रेखांकित अंश है इसको प्रतिस्थापित करिए। यानी कि इस शब्द की जगह पर कुछ और शब्द आएगा, वो कौन सा शब्द होगा ये आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में से। इस पुस्तक का मौखिक मूल्य कितना है, ये होगा नहीं। इस पुस्तक का प्रकाशित मूल्य कितना, ये होगा नहीं। इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है, ये होगा बिल्कुल साथियों। इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है, ये होना चाहिए पूरा वाक्य। फट पड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा साथियों बताइए। फट पड़ने को क्या कहते हैं, एकदम गुस्से में हो जाना, बिखर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, या पिघल जाना। मैं कहूंगा एकदम गुस्से में आ जाने को कहते हैं भाई, वो तो फट पड़ा। आंसर आपका ए होगा। खग का साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है, ये आप लोग बता दीजिए। खग किसे कहा जाता है। खग कहा जाता है साथियों परिंदे को, चिड़िया को कहते हैं। पखेरु भी इसे कहा जाता है, विहंग भी कहा जाता है, इसको नभचर भी कहा जाता है ना। चलिए तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, मनीष के मुख पर ओज झलकता है, या मनीष के मुख पर साहस झलकता है, या पौरुष झलकता है, या दम्भ झलकता है। मैं कहूंगा मनीष के मुख पर ओज झलकता है, ये होना चाहिए था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, ये होना चाहिए, या दिलाना चाहिए, या तुम्हें स्मरण आना चाहिए, या लेना चाहिए। मैं कहूंगा तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, मैंने बहुत एनालिसिस किया है, लगभग पिछली
जितने भी सालों में पेपर हो चुके हैं, हिंदी की अगर बात करूं उसमें बहुत सारा अनुभव है मुझे। तो खाली जगह वाले साथियों ये समझ लीजिए मैंने हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल तक देखे हैं खाली जगह के, इसलिए खाली जगह के मैं भी लगभग 2 से 3 सवाल साथियों लाता हूं हर क्लास में। और जैसे आपके पिछली शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए वैसे साथियों मैं क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूं। तो मेरा मानना है अगर मेरे अनुभव के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक कर डालेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगभग मैं साथियों पढ़ा रहा हूं एसएससी जीडी को, 3 से 4 सालों से, तो बहुत साथियों अनुभव हो चुका है। अब आपका पेपर कैसा आएगा, क्योंकि परीक्षा तिथि आउट है, आप सभी को पता है 2026 में कैसा पेपर आएगा ये आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगा, बता दूंगा। वो हर एक सवाल आप कर सकते हैं अपनी परीक्षा में जो आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए परीक्षा के दिन, क्या अगर बात करते हैं साथियों परीक्षा के दिन तक आने उसने एक कहानी नहीं पढ़ा था, पुस्तक नहीं पढ़ा था, हिंदी नहीं पढ़ा था, अक्षर नहीं पढ़ा था, क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा अक्षर होना चाहिए। परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, ये होता, यही तो कहते साथियों, ये थोड़ी ना कहते उसने कहानी भी नहीं पढ़ी थी। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिकरण कैसे लिखा जाता है, तो ये क्या लिखा हुआ है साथियों, आधु, यहां पर नाम है बड़ी की मात्रा है जो कि गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आधुनिकीकरण कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों 20 सवाल हो चुके हैं, कितने आपके सवाल सही रहे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब जीके के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें साथियों जीके होगी, इसमें उसके अलावा करंट अफेयर होगी, इसमें भी मैंने 20 सवाल लिए और कुछ नहीं साथियों आप 10 से 11 करने की पूरी कोशिश कर दीजिएगा। चलिए तो पहला सवाल जीके का है, कह रहे कि 1916 का जो लखनऊ समझौता था ये किसके बीच हुआ था। यकीन मानिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है और ये एसएससी जीडी में आया हुआ ही सवाल है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा संयुक्त प्रांत आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस प्रधानमंत्री की बात चल रही है, मैं कहूंगा विंस्टन चर्चिल की बात चल रही है। ये इन्होंने ही क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अगर समान आ जाते हैं, है ना, सदन में वोटों की जो तुलना है या जो एक तरीके से वोटिंग है वो अगर समान हो जाती है तो स्पीकर के पास ये अधिकार होता है वो कास्टिंग कर सके। तो ये अनुच्छेद 100 कहता है। अनुच्छेद 100 में इस बात का जिक्र किया गया है, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो कौन करते हैं साथियों, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, है ना। और इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि संसद के संयुक्त सत्र अच्छा किसके द्वारा आहूत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। पहली बात ये बात लिखी है अनुच्छेद 108 में। और अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों कौन करेंगे, अगर आपसे यह पूछा जाए तो यह बात का जिक्र किया गया अनुच्छेद 118 में। दोनों चीजें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, करेंगे कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है। तो बाली हंसिया की अगर हम बात करते हैं तो यह साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भारतीय राजनीतिक दल का यह भारतीय राजनीतिक दल, इसका जो चिन्ह है वो बाली हंसिया है। यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए करेंगे मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के साथियों 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। तो नेपच्यून के अलावा साथियों किसको कहा जाता है, भाई पृथ्वी को भी तो ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है ना पृथ्वी को, नेपच्यून को भी कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है, मुझे बताइए।
तो मैं कहूंगा जो अमेजन बेसिन है ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? देखिए आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि जो सवाना है ये घास का मैदान है, प्रेयरी भी है और स्टेपी भी है, लेकिन फेन जो है ना ये घास का मैदान नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है साथियों? जो कोणार्क का मंदिर है ना, कोणार्क के मंदिर को साथियों ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो किस पुस्तक की बात चल रही है? मैं कहूंगा लीलावती नामक पुस्तक की बात चल रही है। लीलावती पुस्तक की अगर बात करते हैं साथियों, भास्कराचार्य द्वितीय की अगर बात करते हैं साथियों, भास्कराचार्य द्वितीय ने साथियों इसकी रचना की थी, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी बात चल रही है? कौन सी गणित विषय पर लिखित है? और ये पूछा जाएगा किस विषय से संबंधित है, तो ये लीलावती पुस्तक गणित विषय से संबंधित है। ये दो चीजें आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तीनों चीजें इसमें समाहित है। तो वारामिहिर का नाम आपको ध्यान रखना है, चाहे पंच सिद्धांत के बारे में पूछे तो वारामिहिर आपको बताना है, बृहत संहिता या सांख्य दर्शन सिद्धांत के बारे में पूछे वारामिहिर ही आपको बताना है। कह रही कि हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए किसने की है, तो मैं कहूंगा वियतनाम आपका जवाब होगा। यानी कि भारत ने वियतनाम देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे 28वां केंद्र और राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये कहां पर संपन्न हुआ है? तो मैं कहूंगा ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली साथियों शुरू की है? तो ये प्रणाली की अगर बात करें, ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो इस योजना का शुभारंभ साथियों उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, तो उत्तर प्रदेश आपका जवाब होगा। अगला देखिए किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से ही बर्खास्त कर दिया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों थाईलैंड आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि थाईलैंड देश ने संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश साथियों कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? मैं कहूंगा जर्मनी बना है। जर्मनी आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्टारबक्स के सीईओ कौन बने हैं, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। तो इनका नाम साथियों ब्रायन निकोल है और ब्रायन निकोल ही स्टारबक्स के सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए देश में यानी कि किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है? तो अगर आपका जवाब साथियों बांग्लादेश है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि 15 अगस्त को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मैं कह सकता हूं भारत और अमेरिका देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने जो सवाल शुरू हो चुके हैं वो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी हैं। यानी कि अगर आप सीरियस हैं और वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज के रीजनिंग के सवालों को देखकर जाइएगा। मेरा मानना है कि इन सवालों का अगर ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, ये जो क्वेश्चन टॉप देखिए छठे के सारे क्वेश्चन है, मैं कहूंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छाट के क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए लाया हूं और ये सारे के सारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं एसएससी जीडी के। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे एग्जामिनर ऐसे 4-5 वर्ड्स दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको क्रम में लगाइए जैसे ये अंग्रेजी शब्दकोश में होते। तो आपको सबसे पहले साथियों क्या ध्यान रखना है, आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। देखिए DUR इसमें है, DU चलिए मान लेते हैं DU इसमें है, DU इसमें है, DU इसमें है, DU इसमें है, DU इसमें है। अब आपको ये देखना है कि अंग्रेजी वर्डमाला में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, कौन सा लेटर आता है। S आता है, S आता है या R आता है? मैं कहूंगा R आता है। T आता है, टी तो बाद में आता है आर से, या बी आता है? मैं कहूंगा सबसे पहले तो बी आता है और उसके बाद क्या आता है साथ? तो फिर ये आर आता है। तो सबसे पहले 3 वाला होगा, उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा। तो 3 एक यहां पर लिखा है, 1 यहां पर लिखा है। उसके बाद साथों एस आएगा। क्या आएगा यहां पर? अगर बात करें साथों एस यहां पर है, यहां पर है, टी यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर ई है जो कि बाद में आएगा, बी पहले आएगा। तो फिर साथों 5 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 वाला आ जाएगा, ये वाला। तो मैं कहूंगा 31,542 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऐसे करना होता है साथों इस सवाल को। उसके बाद देखिए मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, एक सवाल इस टाइप का आप लोग करके दिखाइए। सबसे पहले PEA है, उसके बाद SJH है, उसके बाद VOO है, उसके बाद YTV है। कौन से 3 लेटर यहां पर आ सकते हैं?
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि P 16 पर होता है, S 19 पर होता है तो 3 बढ़ाया गया है, S 19 पर होता है, V 22 पर होता है, फिर से सातों यहां पर 3 बढ़ाया गया है, और V से Y हुआ है 22 से 25 हुआ है तो 3 बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी सातों 3 बढ़ाया जाएगा। अब जब Y में आप 3 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, ZA B आ जाएगा, तो 1 2 3 आ जाएगा, यानी कि यहां पर B आ जाएगा। उसके बाद देखिए E से J हुआ है, E 5 पर होता है, J 10 पर होता है, और फिर O हो गया 15 हो गया, फिर ये T हो गया, यानी कि अब ये 25 वाला आएगा, यानी कि यहां पर Y आएगा। तो B और Y कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, सॉरी D में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सातों A से H हुआ है, यानी कि 7 बड़ा है, फिर 7 बड़ा है, और फिर 7 बड़ा है, तो V जो कि 22 पर आता है, इसमें अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना 29 हो जाएगा। लेकिन 29 की जगह पर हम क्या लिखेंगे सातों, C लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो 27वां नंबर होता है वो एक्चुअल में A होता है, 28वां नंबर जो होता है वो B होता है, और 29वां नंबर जो होता है वो C होता है। लेकिन 26 के बाद फिर हम A से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का सातों सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है ना वो 345 है, उसके बाद 334 है, उसके बाद 320 आ गया है, और उसके बाद 303 आ गया है, और फिर साथियों 283 आ गया, और फिर 260 आ गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहां पर क्या आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, 345 से अगर 334 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर 11 घटाया गया है, 334 से यहां पर 320 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर 14 घटाया गया है, 320 से 303 हो गया तो मैं कह सकता हूं 17 घटाया गया है, और 303 से 283 हुआ है तो यहां पर पूरा पूरा 20 घटाया गया है, और 283 से 260 हुआ है तो यहां पर साथियों 23 घटाया गया है। तो यहां पर कितना घटाया जाएगा, देखिए क्रम ये है एक 11 14 17 20 23, सब में 3 बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा यहां पर भी 3 बढ़ जाएगा, तो यहां पर माइनस का 26 आ जाना चाहिए, यानी कि 260 में से जब आप 26 को घटाओगे तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 2 आ जाएगा, यानी कि 234 यहां पर आएगा। 234 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा घुमाओ, कहने को ये मैथ का सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, रीजनिंग के सेक्शन में भी एक ऐसा चैप्टर है ना। चलिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, कह रहे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदलना है, दो चिन्हों को परस्पर बदलना है, जिसके गुणा माइनस या साथियों गुणा भाग है ना, प्लस गुणा ऐसे करके बदलना है। तो अगर बात करते हैं साथियों 5 है सबसे पहले, उसके बाद 24 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद साथियों 16 है, और फिर 4 है, और फिर बराबर 133 है। इस टाइप के सवाल में हम ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर जो देता है वो अंत से देता है कि अगर हम मान लीजिए इसको सही माने तो गुणा की जगह पर माइनस, और माइनस की जगह पर साथियों गुणा हमें लिखना है। तो यहां पर माइनस है तो माइनस की जगह पर साथियों क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। अब ये प्लस है, प्लस का तो प्लस रहेगा, गुणा है, गुणा की जगह पर माइनस आ जाएगा, भाग का साथियों भाग रहेगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 5 गुणा 24 प्लस 17 माइनस 16 भाग 4। अब देखिए 16, सबसे पहले आपको हमेशा भाग सॉल्व करना होता है, उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस में से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले भाग, तो अगर आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो 4 से काटो 16 को, 4 चौक 16, यानी कि इसकी जगह पर पूरा पूरा कितना आ गया साथियों, 4 आ गया है ना। अब 24 पंजे कितना होता है मुझे पता है, 120 24 पंजे होता है, प्लस 17 हो जाएगा, बराबर 133 आना चाहिए। यानी कि अगर इसको कैलकुलेट करके 133 आया तो यह हमारा जवाब होगा, लेकिन अगर 133 की जगह कुछ और आया तो फिर वो हमारा जवाब नहीं होगा। उसके बाद देखिए 120 17 कितना हो जाएगा, 130, और 137 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 133 आ जाएगा। यानी ये 133 बराबर 133 आ चुका है, यानी कि हमने ऑप्शन नंबर डी वाले को चेक किया, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही आपका जवाब हो गया। तो आपको ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर आपकी मदद करता है, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हो किसी अच्छे टीचर से तो वो टीचर ने आपको बताया होगा कि इस टाइप के सवालों में जिस टाइप में ऑप्शन से आंसर निकालना होता है उसमें ऑप्शन नंबर डी से आप चेक करिए। अगर आप ए से चेक करते तो पहले इसको चेक करते 1 मिनट लगाते, फिर इसको चेक करते 2 मिनट लगाते, फिर 3 मिनट लग जाते और चौथे मिनट में आपका आंसर आ पाता। लेकिन समझदारी, अगर आपसे समझदारी दिखाते हैं तो साथ 1 मिनट में ही आपका आंसर आ जाएगा। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, एम एन पी क्यू आर और एस। एस एम की दादी है और पी आर की बहन है। एन पी के पिता हैं, एम क्यू और आर, अच्छा एम जो है ना ये क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। तो कह रहे कि एम का एन से क्या संबंध होगा, यानी कि एन क्या कहेगा एम को, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए जो यहां पर अगर बात करें एस एम की दादी है, ये थोड़ा बनाना कठिन है कि एस एम की दादी है ना,
तो इसको देख लीजिए साथियों, पी आर की बहन है, तो हम इतना इतना बना लेते सके, ये जो पी है ना ये आर की बहन है, पी आर की बहन है, यानी कि ये बहन होंगी तो स्त्री होंगी साथियों, उसके लिए माइनस लगा दिया है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि पी के पिता कौन है, एन है, तो पी के पिता साथियों कौन हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, यानी कि पी के पिता भी एन हो जाएंगे और आर के पिता भी साथियों एन हो जाएंगे, क्योंकि ये आर की बहन है ना पी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि एम जो है ना ये क्यू और आर का इकलौता पुत्र है। एम की अगर बात करें, ये क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, कौन साथियों, एम, यानी कि आर और क्यू हस्बैंड वाइफ है, इनका इकलौता पुत्र है साथियों एम है जिसका नाम। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है, यानी कि इनकी शादी नहीं हुई होगी। उसके बाद एक और लाइन कही गई थी कि एस एम की दादी है, तो एम की दादी कौन है साथियों, एस है। इनमें से कोई पिता होंगे एम के, और इन पिता के अगर बात करते हैं, इनके पिता या इनके पिता ये हैं, है ना, ये है, तो ये तो दादाजी हो गए। अब इनकी पत्नी कौन हो जाएंगी साथियों, इनकी पत्नी एस हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि एस जो है ना ये एम की दादी है, तो एम की दादी कौन हो जाएंगी, एस हो जाएंगी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एन क्या कहेगा एम को, तो एन क्या कहेगा एम को, अरे भाई एन क्या कहेगा, पोता ही तो कहेगा, क्योंकि ये बेटे का बेटा है, ये बेटे का बेटा है ये साथियों, तो पोता कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब एक दर्पण यहां पर आपके सामने रखा गया है, आपको ये बताना है कि ये जो लेटर लिखे हुए हैं ए एच के आर क्यू पी, ये यहां पर कैसे दिखेंगे, दर्पण में कैसे दिखेंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पी जैसा है उसका उलट हो जाता है, पी क्यू की अगर बात करें ऐसा बनेगा, आर की बात करें कुछ ऐसा बनेगा, के आपका ऐसा बनेगा, एच आपका ऐसा बनेगा, ए ऐसा बनेगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको बताना है, देखिए आपको 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए अगर P से हम यहां पर अगर बात करें, P से S पर जाते हैं, S से Y पर जाते हैं, या V पर जाते हैं, V से Y पर जाते हैं, तो सब में साथियों 3 प्लस हो रहा है ना, क्योंकि P आपका 16 पर होता है, S 19 पर होता है, V आपका 22 पर होता है और ये 25 पर होता है। देखिए सब में 3-3 का गैप है, ठीक है। इसकी अगर बात करें, B आपका 2 पर होता है, E आपका 5 पर होता है, H 8 पर होता है, K 11 पर होता है। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी साथियों 3-3 का गैप नजर आ रहा है। C की अगर बात करें, H 8 पर होता है, L 12। अब देखिए यहीं पर 4 का एकदम से गैप हो गया। अच्छा इसकी अगर बात करें, K 11 पर होता है, N 14 पर, Q 17 पर और T 20 पर होता है, तो यहां पर भी मुझको 3-3 का गैप नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर 3 का गैप नहीं है, यहां पर 4 का गैप है। तो सबसे अलग जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला कहलाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों, ये थोड़ा सही तरीके से नहीं, मैं इसको साथियों यहां पर समझा देता हूं। देखिए अगर बात करें, कुछ तो समझ में ही साथियों यहां पर नहीं आ रहा है, तो कैसे क्या होगा, एक काम करिए इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि डी के एल एच के बाद जैसे जी पी एस क्यू आया है, तो वैसे ही एफ आर एल पी से कौन से 4 लेटर यहां पर आ सकते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें, डी से जी हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, 3 बड़ा है। के 11 पर होता है, पी 16 पर होता है, यहां पर साथियों 5 बड़ा है। एल 12 पर होता है, एस 19 पर होता है साथियों, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। एच 8 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, कितना बड़ा है साथियों, 9 बड़ा है। तो अगर हम यही नंबर इसमें भी बढ़ाएं, तो अगर ऑप्शन में से वो जवाब हमें मिल जाए तो वो हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले 3 बढ़ाया गया, तो एफ में 3 बढ़ाइए। तो अगर एफ में आप 3 बढ़ाते तो साथियों आई आ जाता है। आर है, आर 18 पर होता है, 18 में 5 जोड़ोगे 23, यानी कि 23 पर क्या आ जाएगा साथियों, डब्ल्यू आ जाएगा। एल में आपको अब 7 जोड़ना है, एल 12 पर होता है, 7 जोड़ोगे 19 आ जाएगा, 19 पर साथियों एस होता है। पी आपका होता है 16 पर, 9 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, 25 पर आता है वाई। तो क्या ये ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, IWSY, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि चयन करिए, किसका चयन करिए, जो संख्या 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। अब 4 है कहां पर, 4 यहां पर है, तो इसके विपरीत फलक पर आपको बताने कि यहां पर कौन सा आएगा। 4 के विपरीत वाले आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छा यहां पर अगर बात करें, देखिए 1 यहां पर भी है, 3 यहां पर है और 1 इधर भी है, 3 यहां पर है, यानी कि 1 और 3 इधर भी हो गया और 1 और 3 इधर भी हो गया। तो बचा क्या, इधर बचा 4, इधर बचा 6, यानी कि 4 का विपरीत ये 6 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 का विपरीत पूछा गया है, 6 है। 6 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं, ठीक है, 6 मित्र हैं साथियों। उसके बाद कहा जा रहा है कि
पी क्यू आर एस टी और यू एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके सातों यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद अगर बात करें क्या कहा गया है, 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। सबका मुंह किधर है, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। कहने कि एस जो है ना ये यू और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, पी एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो इसको साथियों सबसे पहले कर लीजिए, एस को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। एस को मान लीजिए यहां पर बैठा दिया, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है और एस के बाएं से दूसरे स्थान पर तो पी बैठा है, लेकिन टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो कौन किसकी बात चल रही है, एस की बात चल रही है। यानी कि एस जो है ना ये टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है एस। ठीक है, हो चुका है ये। अब कहा जा रहा है सातों यहां पर अगर बात करें यू और क्यू के बीच में बैठा हुआ है सातों एस। यानी कि एस जो है ना ये यू और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा क्या रुक जाए या रिस्क ले लें। कह रहे हैं कि क्यू टी और एस के बीच में बैठा हुआ है। क्यू जो है ना, क्यू ये टी और एस के बीच में बैठा है। देखिए टी ये हो गया, एस ये हो गया, तो बीच में कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा। अब इसको देख लीजिए, क्यू और यू के बीच में, तो क्यू और यू के बीच में एस बैठा है, एस बैठा हुआ है। एक बचा है सातों आर बचा है, तो वो आर आपका यहां पर आ जाएगा। सवाल में कह रहे हैं कि एस के सामने कौन बैठा हुआ है, तो एस के सामने तो सातों आर बैठा हुआ है, तो आर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई किससे संबंधित होगी। तो उसी प्रकार साथियों रसोई पकाने से संबंधित होगी। जैसे फैक्ट्री में उत्पादन होता है ऐसी रसोई में पकाया ही तो जाता है, चीजें पकाई जाती हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि यू के टी, उसके बाद पी एफ ओ, उसके बाद के ए जे, उसके बाद आपको बताना है कौन से 3 लेटर यहां पर आ सकते हैं। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यू 21 पर आपका होता है, पी आपका 16 पर होता है ना। तो 5 घटा है, पी से के हुआ है, मैं कहूंगा यहां पर भी तो सातों 5 घटा है, तो फिर से 5 घटा दीजिए। 5 घटाओगे तो यहां पर सातों आ जाएगा आपका एफ। एफ कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। के से सातों एफ हुआ है, यहां पर 5 घटा है। एफ से ए हुआ है, 5 घटा है। इसमें से सातों अगर आप 5 घटाओगे तो मेरे हिसाब से सातों वी आ जाएगा। तो कुल मिला के एफ और वी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ए ही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि उस संख्या की पहचान करिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है यानी कि जो गलत है वो आपको यहां पर पूछी जा रही है। इसके 16 है, 17 है, 25 है, उसके बाद 752 है, उसके बाद 116 है, उसके बाद 243 है। तो आपको ये बताना है सबसे अलग मतलब कौन सी है, जो संख्या यहां पर नहीं आना चाहिए थी वो कौन सी है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें तो एक बड़ा है, सिंपल सी बात है। यहां पर कितने बड़े हैं, 17 से 25 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर 8 बड़ा है। यहां पर अगर बात करें सातों कितने बड़े हैं, ये आपका 27 बढ़ा दिए गए। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो 4 आ जाएगा और फिर यहां पर 6 आ जाएगा। यहां पर अगर बात करें सातों कितने बड़े हैं, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, ये हो गया 23। 23 में से सातों 12 बच जाएगा फिर, है ना। 127 यहां पर सातों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको बताने सातों इतना तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन अब आपको मेन चीज सातों बताना है। चलिए देखिए अच्छा मुझे यहां पर एक चीज सातों समझ में आ गई है। क्या चीज समझ में आ गई है, आप देखोगे कि ये 3 का क्यूब है, आप देखोगे ये 4 का क्यूब है, आप देखोगे ये 2 का क्यूब है और इसको 1 का क्यूब मान सकते हैं। तो यहां पर जाहिर सी बात है 5 का क्यूब आना चाहिए, यानी कि यहां पर 125 नहीं बल्कि 127 नहीं बल्कि 125 आना चाहिए। तो 116 में 127 ना ऐड होकर 125 ऐड होना चाहिए। तो गलत जो संख्या आई है वो ये वाली आई है। तो आपका जवाब जो होगा वो 243 के साथ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ऐसे सवाल सातों आपके एग्जाम में आएंगे। सातों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सातों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपके सामने देखिए सातों पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है, चौथी आकृति क्या होगी ये ऑप्शन में से देखकर आपको यहां पर मुझे बताना है। देखिए पहली बात तो देखिए 1 लाइन है, फिर 2 लाइन हो गई, फिर 3 लाइन होगी, तो जाहिर सी बात है 4 लाइन यहां पर आएंगी। 4 लाइन इसमें है नहीं, 4 लाइन इसमें है साथियों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी इसमें भी इसमें भी है। लेकिन एक चीज आप ये देख रहे हो कि एक देखिए पहले वाले में 1 गोला है, दूसरे वाले में 2 गोले हैं,
तीसरे वाले में 3 गोले हैं तो चौथे वाले में 4 गोले हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 गोले हैं इसलिए आंसर नहीं हो सकता, यहां पर 2 गोले हैं इसलिए आंसर नहीं हो सकता, यहां पर 4 गोले हैं, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। तो 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए अगर हम 10 क्रमागत विषम संख्याएं निकालें तो मान लीजिए पहली संख्या आपकी x हो जाएगी, दूसरी संख्या सातों आपकी x+2 हो जाएगी, तीसरी संख्या आपकी x+4 हो जाएगी और फिर सातों x+6 हो जाएगी, अगली संख्या x+8 हो जाएगी, x+10 हो जाएगी और फिर अगली संख्या x+12 हो जाएगी और फिर सातों x+14 हो जाएगी और संख्या में चाहिए x+16 हो जाएगी, है ना। कितनी बची हैं एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो गई हैं। तो अब साथियों इनका हमें औसत निकालना है, औसत आपको दे रखा है, तो सबसे पहले इन सब संख्याओं को आप लोग जोड़ लीजिए, है ना, और फिर इन सारी संख्याओं के योगफल को जोड़कर क्या कर लीजिए, आप उनसे भाग कर दीजिए जितनी ये संख्याएं हैं। तो हम ये टोटल कितनी संख्याएं, टोटल 10 संख्याएं, तो 10 से भाग दे दीजिए और ये औसत कितना निकल कर आएगा, 46 निकल कर आएगा। एक काम करिए, इस 10 की गुणा अगर आप 46 से करेंगे तो ये इन सारी संख्याओं का योगफल आ जाएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितनी बार x है, मैं कहूंगा 10 बार x है तो 10x हो गया। अब संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2 4 6 6 12 20 30 30 और 40 2 42 42 और 42 और 14 कितना हो जाएगा साथियों, 42 46 और 56 हो जाएंगे, 56 और बाकी 18 और 16 जोड़ लीजिए, 16 और 18 सातों जोड़ लीजिए, 6 6 12 और आपका 20 आ जाएगा, 7 8 9 90 यानी कि 90 कुल मिला के सातों यहां पर आपका आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, अब ये 90 इसमें से घटाइए, 460 में से 460 माइनस 90 बराबर 10x है, इसमें से अगर आप घटाएंगे तो 10x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 37 आ जाएगा, है ना, 37 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका 37 आ जाएगा। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x है, तो x कितनी निकली है, 37 निकली है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+18 है, यानी कि 37 + 18 हो जाएगी। तो ये कितनी संख्याएं बनी, ये 2 संख्याएं बनी, तो इनको सातों आप 2 से कर लीजिए। कितने से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सातों इनको क्या कर लीजिए, आप प्लस कर लीजिए, है ना, 7 7 14 ये आपका 22 आ जाएगा, है ना, 3 और 3 और 3 9 आ जाएगा और 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 यानी कि कुल मिला के 46 इन दोनों संख्याओं का औसत निकलेगा। और 46 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक वस्तु को 242.50 में बेचने पर 3% की हानि होती है। कितने प्रतिशत के साथ, 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो वो कितने रुपए में बेची जा सकती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 3% की हानि होती है किसी वस्तु को बेचने पर, जाहिर सी बात है वो वस्तु 97% में बेची जाएगी। तो 97% में बेची जाएगी तो कितने की बिकेगी, लिखा हुआ है 242.50 की, ठीक है। तो 13% के लाभ पर बेचे जाना चाहिए, यानी कि उसको 113% पर बेचा जाना चाहिए कहा जा रहा है। देखिए साथियों यहां से ही हम निकालेंगे, 97% की वैल्यू 242.50 है तो 113% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 242.50 बटे अगर ये 97 हम नीचे ले आते हैं तो ये 1% की वैल्यू आ जाती है। 113% की वैल्यू चाहिए तो 113 से इसको गुणा कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करा लीजिए, आंसर आपका साथियों बहुत आराम से यहाँ पर निकल आएगा। अब साथियों आप लोग करा लीजिए 242.50 की भाग करा लेते हैं साथियों 97 से यहाँ पर और देख लेते कि आपका यहाँ पर आंसर आता है। देखिए 97 दुना की अगर हम बात करें तो 97 दुना होते हैं 194, ठीक है। अब कितना साथियों आएगा यहाँ से, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और फिर ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 में से साथियों 19 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, है ना। यानी कि 242 में से अगर हम 194 घटाते हैं तो 48 आता है। अब अच्छा ये 5 है तो ये 5 आ जाएगा। 97 पंजे कितने होते हैं, 97 पंजे होते हैं 485, कुछ नहीं बचा, ये 0 है, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जब इसको आप इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है ना, तो यहाँ पर भी साथियों एक पॉइंट लग जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतनी बात साथियों आपको क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई है तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। चलिए सॉरी,
यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, देखिए ये 250 आ गया है ना, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि अब आपको क्या करना, 2.5 गुणा 113 इसकी गुणा करा लीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। 2.5 गुणा 113 कितना आ जाएगा, 282.5 आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि x की एक धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। यानी कि a और b की अगर हम बात करें तो इनके हिस्सों का अनुपात कितना है, 3:5 है। और यानी कि b और c के हिस्सों का अनुपात कितना है साथियों, b और c की अगर बात करें तो 4:7 है। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि b और c के हिस्सों के बीच का अंतर अगर 1455 है तो x का मान आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए अगर कभी भी आपको a अनुपात b दे रखा हो और b अनुपात c दे रखा हो तो बहुत आसान होता है a अनुपात b अनुपात c निकालना। ऐसे उल्टा n बना दो, यहां पर भी उल्टा n बना दो। 3 की गुणा 4 से करोगे 3 चौक 12, ये आ जाएगा a। 4 की गुणा 5 से करोगे 4 पंजे 20, ये आ जाएगा b। 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका क्या आ गया है, ये a अनुपात b अनुपात यहां पर c आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए साथियों, यहां पर कहा गया था कि B और C के हिस्सों के बीच अंतर, यानी कि इनके बीच जो अंतर है वो कितना है, वो 15 का अंतर है, 15x का अंतर है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अंतर 1455, यानी कि 15x बराबर क्या है सातु, 1455 है। तो मैं कह सकता हूं x बराबर क्या हो जाएगा, 1455 बटे 15 हो जाएगा। इसको जरा आप कैलकुलेट करा लीजिए। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, है ना। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से कट करते हैं, 5 3 45, 5 सत्ते 35, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि x का मान सातों यहां पर क्या होगा। अब x का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, ये वाले x का मान, ये तो टोटल धनराशि है, x का मान निकलेगा। देखिए ये 12x है, ये 20x है, ये 35x है। इन सबको अगर जब आप टोटल करोगे 35 और ये कितना 55 हो जाएगा, 55 65, यानी कि 67x का मान आपको यहां पर निकालना है। तो कुल मिला के 97 की गुणा आपको किससे करना होगी, 67 से करना होगी। आपको इस वाले x का मान निकल आएगा। तो 67 की गुणा 97 से कर दीजिए। मैं ट्राई कर लेता हूं साथों, यहां पर अगर 67 की गुणा मैं 97 से करूं तो 6499 निकलता है। और 6499 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, है ना, और 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, ये संख्या मान लीजिए इसको हमने 100 मान लिया, तो ये जो 2 संख्या है ना, ये इस तीसरी संख्या से 8% अधिक है। यानी कि अगर a c से 8% अधिक है और अगर ये 100 है तो ये जाहिर सी बात है 108 हो जाएगा। ये 28% अधिक है तो ये 100 से 128 हो जाएगा, है ना। यानी कि आपको a b c पता चल गया। कह रही कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर 2 से इसको कट करें तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से कट करें 2 छक 12 और 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से और कट करो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 3 और 2 दूना, यानी कि 27:32 आएगा। और 27:32 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। और साथ तो 1-2 सवाल बाकी हैं, इन सवालों को भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कह रहे कि 2800 मूल वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूट देता है। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य साथियों कितना होगा। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें 2800 रुपए है ना, 25% की छूट दी जाती है, यानी कि उसको 75% में बेचा जाता है, और फिर 42% की छूट दी जाती है तो जाहिर सी बात है 58% में उसको बेचा जाता है। तो ये दोनों छूटें देने के बाद वो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौकी यहां पर आ जाएगा, है ना। 4 से कट करोगे 4 सत्ते 28 आ जाएगा, तो 7 तिया आपका 21 आ गया, ये गुणा आपका 58 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा साथियों। तो इसको आप क्या करा लीजिए, इसको आप एक बार गुणा करा के यहां पर देख लीजिए। तो साथियों 21 की गुणा 58 से आप कर दीजिए, देख लीजिए साथियों कितना आ जाएगा। यहां पर 8 एकम 8, 8 दूना 16, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 8 आ गया, 11 आ गया, 2 आ गया, 1, यानी कि 1218 आपका जवाब हो जाएगा। और 1218 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 2 संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% कितना होगा। देखिए मान लेते पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है, यानी कि पहली संख्या का 60% यानी कि 3x का 60%
3x का 60% कितना बताया गया है, 144 बताया गया। तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। देखिए इस जीरो से पहली बात ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3x बराबर कितना होगा, 144 गुणा 10, ये 10 ऊपर आ जाए गुणा में, और नीचे क्या आ जाएगा साथ, नीचे आपका 6 आ जाएगा। 6 से कट करिए जरा इसको, 6 दूना 12 और 6 चौक आपका 24, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3x बराबर 240 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा साथ, x बराबर आपका 240/3 हो जाएगा। और फिर फाइनली x बराबर कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 80 आ जाएगा। अच्छा दूसरी संख्या क्या है ये आपसे पूछी जा रही। तो पहली संख्या तो 3x थी, दूसरी संख्या 4x है। तो दूसरी संख्या 4x है और x का मान 80 है, तो 4 गुणा 80 कितना हो जाएगा, 4 8 32, यानी कि 320, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यानी कि दूसरी संख्या का 30% सातु कितना होगा, यानी कि 320 का 30% कितना होगा, ये बात पूछी जा रही है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी कि दूसरी संख्या का 30% 96 हो जाएगा। और 96 कहां पर लिखा हुआ है साथू, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने के ए अनुपात बी, यानी कि ए अगर 7 है तो बी 5 है, तो ये सॉल्व करके दिखाइए। 5a + 4b बटे में 5a - 4b। तो अगर जहां पर भी आपको a देखने को मिले 7 रख देना, b देखने को मिले 5 रख देना। 5a कहा गया है, यानी कि 5 गुणा 7, तो 5 सते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 4b कितना है, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 5a कहा गया है, यानी कि कितना, फिर वही चीज आ जाए, सिर्फ माइनस का यहां पर खेला जाएगा, है ना। देखिए ये कितना हो जाएगा, 45 55 हो जाएगा, है ना। और अगर बात करते हैं, एक काम करिए इसको हटाइए, इधर कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 15 हो जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे साथियों, कितना आपके सामने आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 11/3 आ जाएगा। और 11/3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपकी क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन